ये कहानी है सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां लगातार एक हफ्ते से कड़ाके की बारिश पड़ रही थी। इस गांव में बिजली की समस्या थी, जिस कारण लोग रात को अपने अपने घर में डिबिया या फिर मोमबत्ती जलाया करते थे। इस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत इखलास और प्रेम भाव था। सभी लोग एक दूसरे की हर कामों में मदद करते थे। सभी लोग अपना घर चलाने के लिए गांव से बाहर खेतों में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनका घर अच्छे से चल सके। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है और बरसात का मौसम चालू हो चुका है। कुछ लोग मंगलू की चाय की टपरी पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने अपने किस्से कहानी बता रहे हैं। अरे भाई, बारिश के इन दिनों में मंगलू की चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में जो मजा है ना भाई, वो और कहीं नहीं है। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। इन दिनों तो बस यही जी करता है कि पूरी रात मंगलू की टपरी पर बैठकर चाय पीते पीते और बातें करते करते ही बिता दूं। अरे बबलू भाई, अगर पूरी रात तुमने चाय पी भी ली तो आधे महीने की तनख्वाह तो तुम्हारी यहीं चली जाएगी। इसी तरह सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। बारिश काफी तेज पड़ रही थी और आसमान में काले बादलों के साथ तेज तेज बिजली कड़क रही थी। तभी दूर से हरिशंकर काका भी आते हुए दिखते हैं। अरे हरिशंकर काका, कहाँ से आ रहे हो? भीगते हुए इतनी तेज बारिश में बीमार पड़ जाओगे। यहाँ आओ और एक कप चाय पियो, और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी सारी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। अरे हाँ भाई, सब ठीक है। घर पर और जाने का क्या है, यही दफ्तर गया था किसी काम से। अब वो काम तो पूरा हुआ नहीं और ऊपर से इतनी तेज बारिश भी शुरू हो गई। अरे हाँ काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में यहाँ मंगलू की टपरी पर बैठकर दोस्तों के साथ चाय पीने में बहुत आनंद आता है, और साथ में आपकी कहानियां सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। अरे हाँ काका, सुनाओ ना अपनी एक दो कहानी। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ। पर बेटा, मैं तुम्हें जो कहानियां सुनाता हूँ वो सब कहानियां नहीं होती, वो सच्ची घटनाएं होती हैं। अरे काका, चलो मान लिया आपकी सभी कहानियां सच्ची होती हैं, अब तो आ जाओ। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें इन्हीं दिनों की एक अपने साथ घटित विचित्र कहानी सुनाता हूँ। अरे भाई मंगलू, काका के लिए एक कप कड़क चाय लगाओ। तो ये कहानी है उस समय की, जिस समय मैं करीब 30 वर्ष का हुआ करता था। काली अंधेरी रातें और उन रातों में तेज बिजली के साथ बारिश पड़ रही थी। मैं अपने दफ्तर से अपने मित्र श्याम बहादुर के घर जा रहा था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की बूंदें और चारों तरफ पानी ही पानी। मैं चलता जा रहा था, तभी दूर से मुझे एक व्यक्ति दिखता है। जब मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, अरे भाई क्या हुआ, यहाँ इतनी तेज बारिश में क्यों खड़े हो? घर का रास्ता भटक गए क्या? नहीं भाई, रास्ता नहीं भटका, बल्कि घर जाने से डर रहा हूँ, क्योंकि आगे बारिश के पानी से रास्ता बंद है और जंगल के रास्ते से अकेले जाने में डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो भाई साहब इतनी तेज बारिश में? अरे कहीं नहीं दोस्त, मैं अपने मित्र श्याम बहादुर के घर जा रहा हूँ। अरे श्याम बहादुर जी, उनका घर मैंने देखा है। उनके घर को दो रास्ते जाते हैं, एक सीधा और एक जंगल से होता हुआ। अब सीधा रास्ता तो बंद हो चुका है बारिश के पानी से, अब सिर्फ यही जंगल वाला रास्ता बचा है। थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन सीधा श्याम बहादुर जी के घर ही पहुंचेगा, और मुझे भी इसी रास्ते से घर जाना है। तो दोनों साथ मिलकर सफर तय करते हैं। दोनों साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया और मैंने भी उसके साथ जंगल के रास्ते से जाने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। फिर हम दोनों उसी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। चारों ओर घना जंगल, और उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें आ रही थी। डर तो मुझे भी काफी लगा। इतनी तेज बारिश, जंगली जानवरों की आवाजें, अनजान रास्ता और एक अनजान व्यक्ति, सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। बारिश अब और विकराल हो चुकी थी। तभी वह व्यक्ति मुझसे बोलता है, अरे भाई, बारिश तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। हम एक काम करते हैं, इस पास वाली बांस की कुटिया में ही रुक जाते हैं। वो कुटिया बिल्कुल खाली पड़ी है।
जब बारिश रुक जाएगी तब आगे निकल पड़ेंगे। मैंने फिर उसकी बात मान ली और उसके साथ कुटिया में चला गया। फिर मैंने उससे पूछा, अरे भाई, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप अकेले कहाँ से आ रहे थे। अरे क्या बताऊं भाई, अभी अभी दफ्तर से आ रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि सारे दफ्तर शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं और ये कह रहा था कि अभी अभी दफ्तर से आ रहा है, जबकि उस समय पूरे 9 बज चुके थे। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम दोनों यूं ही बातें करते रहे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आसमान से एक तेज बिजली कड़कती है और बारिश थोड़ी धीमी हो जाती है। तभी दूर से किसी बच्चे के अजीब तरीके से रोने की आवाज आती है। पहले तो मैं इसे मन का वहम समझता हूँ, लेकिन तभी वो व्यक्ति भी बोलता है, अरे भाई साहब, कुछ आवाज सुनी आपने? लगता है कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। हाँ भाई, आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दी, लेकिन इतनी तेज बारिश में सुनसान रास्ते पर कोई अपना बच्चा इस तरह कौन छोड़ देगा? पर भाई, हो सकता है उसकी माँ भी साथ हो। अंधेरे में नजर नहीं आ रहा होगा। अगर हम पास जाएं तो पता चल जाएगा। कुछ देर बाद आवाज और साफ सुनाई देने लगती है, कभी बच्चे के रोने की तो कभी किसी लड़की के हंसने और गाने की। वो दृश्य मुझे अंदर तक डरा देता है। हम दोनों उस आवाज के पीछे पीछे जंगल के और अंदर पहुंच जाते हैं। तभी तेज बिजली चमकती है और उसकी रोशनी में मुझे हड्डियों से खड़ा एक कंकाल दिखाई देता है। मेरी रूह कांप जाती है। मैं बोलता हूं, अरे भाई, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। कौन सी परछाई? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। चलो आगे बढ़ो, बच्चा फिर रो रहा है। अब मुझे उस व्यक्ति पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। तभी एक बांस का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। वह व्यक्ति बिना डरे उसे पार कर जाता है और मुझे भी बुलाता है। तभी मुझे बुजुर्गों की बात याद आ जाती है और मैं रुक जाता हूं। कुछ देर बाद तेज बिजली कड़कती है और वो व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है। वही हंसी, वही आवाजें, सब कुछ वही। मैं जैसे तैसे वहां से भाग निकल। भागो भागो, बचाओ बचाओ। काफी दूर जाने पर मुझे मेरा मित्र श्याम बहादुर मिल जाता है। उसकी आवाज सुनकर मुझे राहत मिलती है। घर पहुंचकर वो मुझे बताता है कि उस कुटिया में पहले एक आदमी और उसके 2 छोटे बच्चे रहते थे। कर्ज के कारण कर्जदारों ने रात में कुटिया में आग लगा दी थी। बच्चे जिंदा जल गए थे और बाद में उस आदमी ने भी आत्महत्या कर ली थी। सुबह होते ही मैं अपने घर लौट आया और फिर कभी उस जंगल के रास्ते नहीं गया। काका, बांस का पेड़ गिरते ही आपको कौन सी बात याद आई? बेटा, अगर रात को रास्ते में बांस का पेड़ गिर जाए तो उसे पार नहीं करना चाहिए। यही हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है।